हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके ऑप्शंस के आंसर जो है आपको मैच करने हैं कि आपका आंसर क्या था, ठीक है। और जब ये सेशन एंड कर जाएगा तो लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर टेस्ट और क्लासेस यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, ठीक है। तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, तो इसमें जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो आपको पता है कि कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, यानी नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। तो इसका जो पूर्व परंपरागत स्तर है, तो इसके अनुसार बताना है कि कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो है निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, ठीक है। तो आपने अगर कोलबर्ग का सिद्धांत अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट में क्या कहता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं और चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अपना जो भी है आंसर है उसको आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है, क्या राइट आंसर है। और आप लोग लास्ट में बताइए कि आपने इतना सही किया है, ठीक है। और हाँ, वीडियो स्किप आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 नंबर, यानी कि अंतर्निहित संभावित दंड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4। तो आई होप कि आपका भी 4 आया है, ठीक है। और आप लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्या कहता है कि शिक्षार्थियों, यानी कि जो अधिगमकर्ता होते हैं, कि व्यक्तिक विभिन्नताओं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, के संदर्भ में शिक्षिका को होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षिका को क्या चाहिए आपको बताना है। तो पहला कहता है कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन समझ गए? क्या कहता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उसका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो इसके संदर्भ में शिक्षक को क्या होना चाहिए, वो शिक्षिका क्या करेगी। तो ये पहला कहता है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करेगी। या फिर दूसरा, कलन विधि, यानी जो एल्गोरिदम होता है, यानी जो एक मैकेनिज्म होता है किसी समस्या को सॉल्व करने का अधिकतर प्रयोग करेगी। या तीसरा, याद करने के लिए सर शिक्षार्थियों को जो है तथ्य उपलब्ध कराएगी। या फिर चौथा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा, आप लोग जो अपना अपना मैच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, शिक्षार्थियों यानी जो अधिगमकर्ता होता है, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संदर्भ में अगर शिक्षिका को क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर निगमनात्मक पद्धति है तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे निगमनात्मक पद्धति तो सभी के लिए हो जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगर दूसरा का बात करें एल्गोरिदम का, तो एल्गोरिदम का अधिक प्रयोग करने से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भर्ती पूर्ति जो हो जाता है, तो ऐसा भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद याद करना तो आपको पहले ही है कि इसको नेगलेक्ट कर देना है देख के ही। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? 4 नंबर, ठीक है। यानी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का आई होप कि आपका 4 जो है आया है, और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बाल विकास का सिद्धांत आप सभी को पता है, तो बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं बताना है, मतलब बाल विकास का बाकी 3 सिद्धांत है, एक सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है। तो पहला है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, दूसरा है सभी विकास जो है परिपक्व यानी मैच्योरिटी तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तीसरा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो जी कौन सा नहीं आएगा, तो ये पहला तो करेक्ट है कि विकास के सभी क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा कहता है कि मैच्योरिटी तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये तो पियाजे ने इसके बारे में बताया था, ये भी करेक्ट है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता है सभी विकास तथा अधिगम जो एक समान गति से होता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एक समान गति से नहीं होता है विकास सभी में, क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा और हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है 3 नंबर। ठीक है। तो यहाँ कहता है 4 में कहता है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो भी विकास होता है वो एक क्रम का पालन करता है। जैसे जैसे एज ग्रोथ होता है उसका विकास भी धीरे धीरे क्या होता है, तो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है आपको बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा है कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। कब कब, तो शुरू में और अंत में। तीसरा कहता है कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। और चौथा कहता है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि आकलन का जो सबसे बेस्ट तरीका है, यानी असेसमेंट का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या होगा। तो देखिए असेसमेंट का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि असेसमेंट का यानी आकलन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आकलन का मतलब होता है कि जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसी दरमियान में जो आपका रेगुलर कंटिन्यूअस जो भी होता है आपका टेस्ट होते रहता है, असेसमेंट होते रहता है, वही आपका जो है असेसमेंट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि आपका टाइम टू टाइम रेगुलर मतलब उसका जो है जांच होते रहता है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। तो साल में अगर मान लीजिए 3 बार हुआ तो ये क्या हुआ, 3 बार फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ। और लास्ट में जाके समेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि लास्ट में कंप्लीट का वो असेसमेंट होता है। तो लास्ट में जो ये असेसमेंट होता है यही कहलाता है आपका क्या, तो इवेल्युएशन। ठीक है। इवेल्युएशन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। तो आकलन और मूल्यांकन में यही डिफरेंसेस है। आकलन क्या होता है कि आपका जो टीचिंग लर्निंग चल रहा है उसी ड्यूरिंग में जो आपका होता है, और इवेल्युएशन क्या होता है जो लास्ट में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। ठीक है। आकलन जो है शिक्षण अधिगम में, टीचिंग लर्निंग में अंतर्निहित प्रक्रिया मतलब उसी दरमियान में वो किया जाना चाहिए, वैसे ही प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा कहता है आकलन शैक्षणिक सत्र में जो है 2 बार करना चाहिए। ये 2 बार 3 बार ये सब क्या है, कोई लॉजिक वाला बात नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। तीसरे में क्या कहता है कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा। तो बाह्य एजेंसी जानता है कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या हो चुका है या उसके में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, शिक्षक के द्वारा ही करनी चाहिए। चौथा कहता है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करनी चाहिए। तो देखिए सत्र की समाप्ति पर अगर करेगा तो वो डायरेक्ट इवेल्युएशन हो जाएगा, आकलन नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। ये क्या होता है, अगले कक्षा में प्रोन्नति के लिए इवेल्युएशन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट नंबर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है, क्रिएटिविटी से कौन सा रिलेटेड है। ठीक है। तो फर्स्ट कहता है अभिसारी चिंतन। ठीक है। इसको नैरो थिंकिंग भी कह सकते हैं। दूसरा कहता है सामवेगिक चिंतन। ठीक है। सामवेगिक हो गया इमोशनल थिंकिंग। उसके बाद है तीसरा अहमवादी। ठीक है। ईगो सेंट्रिक जिसको कहते हैं, इगोइस्ट। चौथा हो गया आपका अपसारी चिंतन। ठीक है। अपसारी हो गया डाइवर्स थिंकिंग। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का रिलेशन किससे होगा आपको बताना है। ठीक है। तो आप लोग अपना अपना आंसर जो है मैच कीजिएगा। तो देखिए सृजनात्मक वर्ड क्या होता है, जिसमें कि सृजन करने सृजन किया जाता है, कुछ नई चीज़ों को सीखा जाता है या फिर नई चीज़ों को खोज किया जाता है। तो वो क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, सृजनात्मकता होता है, नई नई चीज़ों के बारे में जागरूक होता है बच्चा सीखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो तीनों ऑप्शन है, यहाँ तो अभिसारी है, नैरो थिंकिंग की बात कर रहा है। ठीक है। सामने इमोशनल थिंकिंग सृजनात्मकता नहीं होता है। और अहमवादी जहाँ इगोइस्ट वाला बात होता है वहाँ पे ये सृजनात्मकता नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्स थिंकिंग। ठीक है। यानी क्या हो रहा है, उसका थिंकिंग जो है ब्रॉड हो रहा है, मतलब कम से अधिक की ओर जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं।
तो यहाँ पे वाइगोस्की के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले इसमें जो है वीडियोस बना चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन प्लेलिस्ट जाके देखिए, ठीक है। आपको वहाँ पे वाइगोस्की से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना है वाइगोस्की का। आपको प्लेलिस्ट का नाम है मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए क्या कहता है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। तो पहला कहता है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। दूसरा कहता है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ठीक है। तीसरा कहता है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और फोर कहता है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो है सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पुरस्कार या दंड इस तरह की बातें जो है वाइगोस्की नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। दूसरे में कहता है पशुओं पर प्रयोग, तो वाइगोस्की ने पशुओं पर प्रयोग नहीं किया है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दंड देकर नियंत्रित करना, ये सब नेगेटिव बातें होती हैं, ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए वाइगोस्की जब भी आए तो हमेशा ढूंढिएगा वो कौन सा वर्ड, तो सामाजिक वर्ड, ठीक है। समाज संस्कृति इस तरह का वर्ड ढूंढिएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो वाइगोस्की जैसे ही मिले आप देखिए कौन सा ऑप्शन में समाज वगैरह का चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ क्या होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या होता है, तो 4 नंबर होता है, करेक्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आप लोग जो भी देख रहे हैं, एक बार प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। 2 सेकंड का समय लगेगा, आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और आप अगर चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जो होता है, ठीक है, उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप कि आप सभी कर लिए होंगे। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है 7 नंबर में, बच्चे, ठीक है। तो बच्चे क्या, तो पहला कहता है कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों त्यों वे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा कहता है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है भरा जाता है। तीसरा है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चौथा है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को ये बता देते हैं कि यहाँ पे जब भी आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस को छांटने की आवश्यकता होती ही नहीं है। डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन ऐसा नज़र आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे जब सारे ऑप्शंस को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। तो ऑब्वियस है ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मोस्ट मतलब पॉजिटिव लग रहा है कि जिज्ञासु प्राणी होती है और जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए जो है अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट में, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, ठीक है। तो आपको बताए थे कि जहाँ पे ही या ओनली वर्ड मिले इस तरह का मिलते ही आपको हटा देना है, किसी से कंपैरिजन या ये नहीं करते हम लोग, ठीक है। और कहता है ज्यों त्यों वे बड़े होते हैं, जैसे तैसे, मतलब उसका कोई नियम कानून नहीं है ना, उसको ढंग से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पढ़कर ही लगता है कि ये बेकार है। उसके बाद एक खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है, ज्ञान भर दिया जाता है। ये आपको पढ़ के ही नहीं लग रहा कुछ उटपटा टाइप का है। उसके बाद है निष्क्रिय जीव होते हैं, तो ये पढ़ के ही आप हटा देंगे, निष्क्रिय जीव तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है 4। तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा और लास्ट में जो है आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। और हाँ, स्कोर आप लोग ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में, ठीक है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं, तो बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे कथन सत्य है। तो पहला कहता है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ठीक है। तो बच्चे की जो त्रुटियां हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। या दूसरा, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, ठीक है, और उन्हें
त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। तीसरा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। चौथा है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए थॉर्नडाइक ने जो है इसके ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बताया था, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या होता है कि त्रुटियां करते हैं, अपने गलतियों से ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, बच्चे त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर होता है। दूसरा कहता है कि शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, ये सब गलत बात है। उसके बाद है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। ठीक है, महत्वहीन है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसे देख के हटा दीजिए। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जब सीखते हैं कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, बड़ों से भी होती हैं। जो भी सीखने का काम करता है उनसे गलतियां होती ही हैं और उन्हीं गलतियों से वो सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। ठीक है, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि देखिए जो अध्यापक हैं उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी जो है अपने आप को क्या करें, स्वीकृत एक्सेप्टेड महसूस करें और वो क्या अपने आप को सम्मानित भी महसूस करें। ठीक है, उसके बाद इसके लिए है शिक्षक को चाहिए कि वह, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो पहला कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। दूसरा, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हैं तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तीसरा, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। और फोर कहता है कि कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करे उन्हें दंड दे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को पता चल गया होगा आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, तो मतलब शिक्षक को ऐसा क्या करना चाहिए जो बच्चे अपने आप को सम्मानित महसूस करें और स्वीकृत महसूस करें। ठीक है, उन्हें गिल्टी फील ना हो। तो देखिए पहला बात करता है यहाँ पे तिरस्कार करे, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसे हटाइए। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे देखिए उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, पता लगाए जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो। इसका मतलब है कि अगले को आप क्या इन्फीरियर बता रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें, बिल्कुल सही। और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, मतलब जो भी जिनके कक्षा में सभी के मत अलग अलग होते हैं, ये आपको पता है। अगर उनके मतों को प्रोत्साहन मिलेगा तो वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कड़े नियम बनाना, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि सुरेश सामान्य रूप से, ठीक है, सुरेश, ठीक है, कोई लड़का है जो छात्र है, वो क्या है, सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में, किसमें, तो समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनकी डैश में भिन्नता के कारण है। तो जो एक समूह में पढ़ना चाहता है, एक शांत कमरे में पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो ये किस चीज की भिन्नता के कारण है? ठीक है, अभिक्षमता है यानी एप्टीट्यूड है, अधिगम शैली है लर्निंग स्टाइल है। ठीक है, और तीसरा है परावर्तकता स्तर यानी जो रिवर्सिबिलिटी होता है उसका लेवल, और चौथा है मूल्य यानी कि वैल्यूज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब दोनों अलग अलग मतलब दोनों पढ़ना चाहता है, एक शांत कमरे में दूसरा समूह में, तो उनका अपना अपना क्या है, लर्निंग स्टाइल है। ठीक है, अधिगम शैली है। यहाँ पे वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका रिवर्सिबिलिटी से कोई मतलब है, ना ही अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो अपना अपना पढ़ने का ढंग है, तरीका है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लर्निंग स्टाइल यानी सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या कहता है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। आपको पता है कि भारत में जो है भाषिक विभिन्नता बहुत है। तो इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक है, क्या, तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक, ठीक है, मल्टीलिंगुअल
कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो जो बहुभाषी कक्षा होते हैं उनके बारे में क्या ज़्यादा उपयुक्त होगा कक्षा 1 और 2 के लिए, यहाँ पे आपको बताना है, आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो। ठीक है, जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। क्लियर है। उसका दूसरा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। और चौथा है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर जो है दंडित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे कहता है कि उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो यहाँ देखिए कहता है उन्हीं बच्चों को प्रवेश, इसका मतलब क्या हुआ कि आप दूसरे बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। उसके बाद है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अवगत करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है कि और जितने जब बहुभाषी कक्षा है तो सभी भाषाओं को क्या करना चाहिए, तो सम्मान देना चाहिए। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो उपेक्षा करनी चाहिए गलत बात है। चौथा कहता है यहाँ पे दंड का बात करता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना टेस्ट यहाँ पे होता रहता है। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में या फिर जो भी रिलेटिव्स जो टीचिंग एग्जाम का तैयारी करते हैं उनको शेयर आप अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छे टॉपिक के साथ। आप सभी खुश रहिए। जय हिंद।